जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आपको लघु पाराशरी में 31वें श्लोक की व्याख्या आपको बताई थी कि 31वें श्लोक में समग्रह की अंतर्दशा का निर्णय हम किस प्रकार करते हैं कि समग्रह अपनी अंतर्दशा में किस प्रकार जातक को फल प्रदान करते हैं, इसे मैंने आपको बताया था। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लघु पाराशरी के 32वें श्लोक की व्याख्या को समझेंगे, जिसमें केंद्रेश व त्रिकोणेश की दशा के फल का निर्णय किया गया है कि केंद्रेश एवं त्रिकोणेश दोनों किस प्रकार जातक को फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले 32वां श्लोक है, स्वदशायां त्रिकोणेश भुक्तौ केंद्रपतिः स्वभं देशेत सोपि तथा नोचित संबंधे न पापकृत। अब इस श्लोक का जो भावार्थ है इसे हम समझते हैं कि केंद्रेश की महादशा में त्रिकोणेश की अंतर्दशा और त्रिकोणेश की महादशा में केंद्रेश की अंतर्दशा शुभ होती है। यदि महादशा केंद्र के स्वामी की चल रही है और यदि उसमें त्रिकोण के स्वामी की अंतर्दशा आ जाती है तो वह शुभ फल देती है, या फिर त्रिकोण के स्वामी की महादशा में केंद्र के स्वामी की अंतर्दशा आ जाए तो वह शुभ फल देती है। यह सामान्य नियम है। यदि दोनों में परस्पर संबंध हो तो विशेष शुभ फल प्राप्त होता है, संबंध ना हो तब भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी चतुर्विध संबंध में से किसी भी प्रकार का आपस में संबंध बना रहे हैं तो विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी, और यदि वो संबंध भी नहीं बना रहे तो भी शुभ फल की तो प्राप्ति होगी ही। अब योग आदि फल की प्राप्ति कब नहीं होगी? यदि केंद्रेश व त्रिकोणेश में कोई दोष हो, अर्थात वे साथ ही अशुभ भावेश भी हो, तो वह शुभ केंद्रेश हो तो उनकी दशा अंतरदशा में संबंध रहने पर सामान्य शुभ फल और संबंध ना रहने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी कोई दोष से युक्त हों, दोष कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर जो दोष लिया है वो भावेशत्व के आधार पर दोष लिया है कि केंद्र का स्वामी साथ में तृष्णा स्थान का स्वामी हो, या फिर त्रिकोण स्थान का स्वामी साथ में तृष्णा स्थान का स्वामी हो, या फिर केंद्र का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, तो उसकी दशा अंतर्दशा में यदि ये आपस में संबंध रखेंगे सामान्य शुभ फल की प्राप्ति होगी, और यदि संबंध नहीं रखेंगे तो जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। जैसे यदि केंद्र के स्वामी की दशा चल रही है और त्रिकोण के स्वामी की अंतर्दशा आ गई और वो साथ में यदि अशुभ भाव का भी स्वामी है और यदि वो केंद्र के स्वामी से संबंध नहीं रखता तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी, और यदि संबंध रखता है तो सामान्य शुभ फल की प्राप्ति होगी। वैसे तो पीछे बता ही दिया गया है कि केंद्र एवं त्रिकोण का संबंध ही योग कारक है। यदि केंद्र एवं त्रिकोण का स्वामी संबंध बनाते हैं तो योग कारक हो जाते हैं, और यदि योग कारक ग्रह की महादशा में दूसरे योग कारक की अंतर्दशा आती है तो अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। केंद्रेश व त्रिकोणेश की दशा अंतरदशा परस्पर अवश्य ही योग कारक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात भी स्पष्ट है कि यदि निर्दोष केंद्रेश व त्रिकोणेश आपस में परस्पर संबंध हो तो उनकी दशा अंतरदशा में अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होगी, और यदि दोनों में से एक दोषी होगा तो शुभ फल में अवश्य ही कमी आएगी, और यदि सामान्यतया दोनों ही यदि दोषी होंगे सामान्य फल की ही प्राप्ति होगी। अब इन्होंने हमें समझाने के लिए कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है केवल पापी केंद्रेश एवं केवल त्रिकोणेश से परस्पर संबंध करे तो उनकी परस्पर दशा अंतरदशा में अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यानी कोई पापी ग्रह केंद्र स्थान का स्वामी हो और वह केवल त्रिकोण स्थान के ही स्वामी से संबंध करे, इन दोनों की जब दशा अंतर्दशा आएगी तो उसमें अवश्य ही जातक को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। केवल से तात्पर्य है अशुभ भावेश भी नहीं हो, यानी जो ग्रह केंद्र एवं त्रिकोण स्थान के स्वामी संबंध बना रहे हैं वो अशुभ भाव के भी स्वामी नहीं हो, जब ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दूसरे वाले को समझें,
यदि पापी केंद्र साथ ही अशुभ भावेश भी हो या फिर शुभ केंद्रेश हो और त्रिकोणेश सिद्ध हो परंतु आपस में संबंध करते हो तो उनकी परस्पर दशा अंतरदशा भी अच्छा योग फल देगी। यदि कोई पापी ग्रह केंद्र स्थान का स्वामी है और साथ में वो अशुभ भावेश भी हो यानी साथ में वो तृष्णाएं आदि का भी स्वामी हो या फिर शुभ केंद्र स्थान का स्वामी हो और त्रिकोणेश लेकर शुभ हो यानी त्रिकोणेश अशुभ स्थान का स्वामी ना हो और आपस में संबंध करते होंगे, यदि ये दोनों आपस में संबंध करते होंगे तो अवश्य ही दशा अंतरदशा में अच्छे फल की एवं योग फल की प्राप्ति होगी। परंतु इससे पहले वाला जो नियम बताया था उससे कम योग फल की प्राप्ति इसमें होगी। इसके बाद में तीसरे वाले को समझें। यदि त्रिकोणेश में पूर्वोक्त अशुभ भावेशत्वादि दोष हो और केवल केंद्रेश पापी हो और संबंध बने तो दूसरी स्थिति के समान ही शुभ फल होगा। यदि त्रिकोण स्थान का स्वामी जिसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है वह साथ में अशुभ भाव का भी स्वामी हो, तृष्णाएं आदि का भी स्वामी हो, जैसे सिंह लग्न में पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी गुरु हो जाते हैं, इस प्रकार से साथ में अशुभ भावेश हो लेकिन केवल केंद्रेश पापी ग्रह हो, केंद्र का स्वामी कोई पापी ग्रह हो और दोनों आपस में संबंध करते हो तो अवश्य ही उसमें भी योग फल की भी प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर जो दोष बताए हैं वह केवल भावे सत्व के आधार पर ही दोष बताए हैं और यदि कोई नीच या अस्त आदि दोष से युक्त होता है तो अवश्य ही राजयोग भंग हो जाता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब इसके बाद में चौथा बताया है, यदि केंद्रेश व त्रिकोणेश दोनों ही दोषयुक्त हों और परस्पर संबंध रखते हों तो उनकी परस्पर दशा अंतरदशा में सामान्य शुभ फल होगा। केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है और वो साथ में दोनों ही तृष्णाएं अष्टम द्वादश भाव के भी स्वामी हो लेकिन यदि वो आपस में संबंध रखते हों तो अवश्य ही सामान्य शुभ फल की प्राप्ति होगी। तात्पर्य यही है कि जातक को अशुभ फल कम मिलेगा और शुभ फल की भी प्राप्ति होगी। इसके बाद में पांचवा वाला, यदि केंद्रेश त्रिकोणेश दोनों सर्वथा दोष रहित हों और संबंध ना भी करें तब भी उनकी परस्पर दशा अंतरदशा सामान्यतया शुभ होगी। यदि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण के स्वामी दोनों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं हो और यदि वो संबंध भी नहीं करते तब भी आपस में जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी तो उसमें सामान्यतया शुभ फल की ही प्राप्ति होगी, अर्थात अशुभ नहीं होगा। अब इसके बाद में इन्होंने छठा बताया है, यदि दोनों ही केंद्रेश व त्रिकोणेश में से कोई एक दोष युक्त हो और संबंध भी ना करें तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी। जिस केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी की दोनों की दशा अंतरदशा चल रही है उनमें से कोई एक किसी दोष से युक्त हो और आपस में यदि वो संबंध भी नहीं करते तो अवश्य ही अशुभ फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सातवें वाला है, यदि दोनों ही दोषी हों और परस्पर संबंध भी ना हो तो निश्चय ही अशुभ फल की प्राप्ति होगी। केंद्र एवं त्रिकोण स्थान के स्वामी जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है यदि वो भावेशत्व के आधार पर दोषी भी हैं साथ में और साथ में वो संबंध भी नहीं करते तो अवश्य ही अशुभ फल की प्राप्ति उनकी दशा अंतरदशा में होगी। उत्तर कालामृत के आधार पर इन्होंने बताया है कि किस ग्रह की दशा अंतरदशा शुभ एवं किस ग्रह की अंतरदशा अशुभ फल की प्राप्ति जातक को कराती है। तो इन्होंने बताया कि केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी की दशा अंतरदशा शुभ होती है जातक के लिए और द्वितीय भाव तृतीय भाव एकादश भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा सामान्य होती है। शुभ एवं पाप दोनों मिश्रित फल मिलते हैं। षष्ठम भाव अष्टम भाव द्वादश भाव के स्वामियों की दशा कष्ट देने वाली होती है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि दशा एवं अंतरदशा के स्वामी में संबंध होना अति आवश्यक है एवं दशा एवं अंतरदशा के स्वामी के आधार पर ही जातक को फल की प्राप्ति होती है। यदि वो अच्छे भाव के स्वामी होंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, अशुभ आदि भावों के स्वामी होंगे तो अवश्य ही शुभ फल में कमी आएगी।
इस श्लोक में यही बताया गया है कि ये केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी यदि दोष से रहित हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है और आपस में उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो यदि वो संबंध बनाए हैं जब भी योग फल की प्राप्ति कराएंगे, और यदि वो संबंध भी नहीं बनाए तो भी अवश्य योग फल की प्राप्ति कराएंगे। और यदि उनमें से दोनों में से यदि कोई दोष से युक्त भी है, फिर भी यदि वो संबंध बनाए हैं तो भी अवश्य शुभ फल की प्राप्ति होगी। और यदि वो किसी दोष से युक्त हैं और आपस में संबंध नहीं बनाए तो अवश्य ही उनकी दशा अंतरदशा में अशुभ फल की प्राप्ति जातक को होगी। यही इस श्लोक में बताया गया है। अब इसके बाद में 33 एवं 34वें श्लोक में योग कारक व मारक दशा अंतरदशाओं का समन्वय करके इन्होंने हमें बताया है, उसे हम आगामी वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।